नमस्कार भाई और बहनों, मैं अनिल फौजदार। विवेकानंद कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एक अपना लास्ट टॉपिक आपके साथ छोड़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो अपना अधूरा रह रहा था टॉपिक, तो उसमें अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पहले बता चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता चुके हैं। जैसे आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी खोज की थी अल्टमान और कॉलिकर ने। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया सी बेंडा ने, लेकिन खोजकर्ता जो है अल्टमान और कॉलिकर। अल्टमान और कॉलिकर जो दोनों जो वैज्ञानिक हैं, अगर दोनों का अलग अलग नाम आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो श्रेय किसको देना है? अल्टमान को। तो अल्टमान ने अपना एक अलग नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, नाम था अपना बायोप्लास्ट। तो जैसे कि बायोप्लास्ट नाम दिया था, बायोप्लास्ट को आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया गया वो आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नाम दिया था किसने? सी बेंडा ने। और एक वैज्ञानिक और संबंधित था इससे अपना फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था फाइला। ठीक है भाई। तो आगे आपको मैंने बताया था इसके बाद कि अपनी जो कोशिका होती है, कोशिका में जितने भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं उसमें अपना कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि झिल्ली विहीन होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं कि जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, और कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जो कि एकल झिल्ली युक्त होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो अपने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं उनमें अपने कौन कौन से नाम आते हैं। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों में अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरित लवक होता है और केंद्रक होता है। ऐसे ही यदि हम बात करें झिल्ली विहीन कोशिकांग की, तो अपना एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है राइबोसोम। ठीक है भाई। तो झिल्ली विहीन कोशिकांगों में राइबोसोम हो जाता है, केंद्रिका हो जाती है और तारक केंद्र हो जाता है। तो ये अपने झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं और अधिकांशतः, ठीक है भाई। तो आपको जैसे ध्यान देना है, दोहरी झिल्ली युक्त, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, झिल्ली विहीन, केंद्रिका और आपका राइबोसोम और आपका तारक केंद्र। इनके अतिरिक्त आपको कोई भी कोशिकांग दिखे तो वो सभी कैसे होते हैं? अधिकांशतः एकल झिल्ली युक्त होते हैं। तो जैसा आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है, तो ये इसकी अपनी बाह्य झिल्ली हो जाती है और ये अपनी आंतरिक झिल्ली हो जाती है। जैसा आपको बताया था कि आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा प्रवर्धों में रूपांतरित होकर निर्माण करती है किसका? क्रिस्टी का। इसके अतिरिक्त क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है भाई। छोटे छोटे पार्टिकल या अपन कह सकते हैं कण पाए जाते हैं, जिनको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया? छोटे छोटे कण जो पाए जाते हैं इनको हम नाम देते हैं F1 कण, या फिर आप कह सकते हो इनको ऑक्सीसोम। ठीक है भाई। तो अपन कह सकते हैं क्रिस्टी पर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उनको ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ तरल द्रव्य पदार्थ, ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ तरल द्रव्य पदार्थ क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आप जानते हो इसमें उपस्थित होते हैं राइबोसोम, और आपको बता चुका हूं राइबोसोम कौन से टाइप के होंगे? 70S। ठीक है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। और इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए कि जंतु कोशिका में कुल कोशिकीय डीएनए का कितना प्रतिशत भाग माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, तो आप कह सकते हो लगभग 1%। ठीक है भाई। 1% लगभग उपस्थित होता है। इसके बाद जैसे कि आपने नाम सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यदि हम उपनाम दें, सबसे फेमस नाम आपने सुना हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन आपने जहां तक है एक ही क्वेश्चन सुना हुआ है, या अपन ऐसे कह सकते हैं एक ही उपनाम सुना हुआ है, कोशिका का शक्तिगृह। इसके अतिरिक्त इसके और भी नाम होते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं अर्ध स्वायत्तशासी
कोशिकांग, इसके अतिरिक्त कोशिका का श्वसन स्थल, इसके अतिरिक्त एटीपी का उद्योग भी इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, यानी कि आप इंग्लिश में इसको कह सकते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? तो आप जनरली से थोड़ी सी छोटी सी बात एक सोचना है यहाँ पे कि जो है पावर मीन्स क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि अपन जो शरीर है हमारा शरीर किससे चलेगा, एनर्जी से चलेगा। और एनर्जी किसके कारण उत्पन्न होती है, अपन जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनके फलस्वरूप एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वैसे ही अपन बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि जो हमने खाया है उससे सीधे ही एनर्जी मिल जाए, तो उससे सीधे एनर्जी नहीं मिलती है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बाद अपना जो भोजन है वो ग्लूकोज में चेंज होके पहुंचता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का, ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में उपयोग क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं। और क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में या किसी भी जंतु के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और इसी ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो पाता है और एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा शरीर काम करता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा निर्मित होती है, इसी कारण इसको हमने क्या बोला, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है भाई। तो आगे उपनाम आता है इसका अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, ठीक है। इससे पहले अपन बात करते हैं कोशिका का श्वसन स्थल, क्योंकि अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग जो है उसका थोड़ा सा अपना मैटर अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है कि क्यों कहा जाता है। लेकिन कोशिका का श्वसन स्थल है वो इससे संबंधित है, कोशिका का शक्ति गृह से। तो कोशिका का श्वसन स्थल इसको क्यों कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल क्यों कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अपन श्वास ग्रहण करते हैं तो उस समय जो अपनी ऑक्सीजन गैस आती है, ऑक्सीजन गैस का मुख्य रूप से जो उपयोग है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो श्वसन तंत्र में अंतः श्वसन के दौरान, या आप ऐसे कह सकते हो आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, ठीक है भाई। और आगे जो है एक नाम दिया गया है एटीपी का उद्योग। एटीपी का उद्योग क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि एटीपी क्या है। तो एटीपी को अपन कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है भाई। तो अपना सबसे पहले एटीपी का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 अणु होते हैं किसके, फॉस्फेट के, इसलिए इसको पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको जैसे बताया है कि कोशिका का शक्ति गृह जो है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें एनर्जी की जो उत्पत्ति होती है वो किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अपने शरीर में करेंसी ऑफ एनर्जी क्या होती है, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, तो आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए एटीपी, ठीक है भाई। तो ऊर्जा की मुद्रा जिसे कहा जाता है वो क्या है, एटीपी होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति किस रूप में होती है,
तो एटीपी के रूप में होती है। लास्ट में क्या होता है कि अपना साइकिल चलता है, एटीएस इसको अपन कहते हैं। तो एटीएस साइकिल के थ्रू सारी जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, एटीपी में। और कोशिका जब अपनी काम करती हैं तो काम करने के दौरान जो कोशिकाएं ऊर्जा ग्रहण करेंगी वो किसके रूप में ग्रहण करेंगी, एटीपी के रूप में ग्रहण करेंगे। तो बात आती है एटीपी की। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यदि हम बात करें एटीपी की खोज की, तो एटीपी की खोज की गई थी वैज्ञानिक लिपमैन के द्वारा। तो एटीपी की खोज किसने की है, वैज्ञानिक लिपमैन ने। और यदि पूछा जाए, जनरली आप जानते हो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में या ऐसे कहें कि किसी पुरुष या महिला को प्रतिदिन काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जानते हो ऊर्जा की इकाई बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपका जानते हो अर्ग होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है। लेकिन अब मानव शरीर की तुलना यदि हम करें या किसी जीव की तुलना, जीव किससे अपन संबंधित बात करें, तो ऊर्जा की जो इकाई मानते हैं अपन कैलोरी को मानते हैं। जैसे कि आप जानते हो किसी को 2400 कैलोरी चाहिए, किसी को 2100 कैलोरी चाहिए। यदि कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जनरली यदि हम बात करें कि एक एटीपी बराबर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो एक एटीपी बराबर कितनी हो गई, 7.3 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब याद रखना है, एटीपी का यदि नाम आया है तो ऊर्जा की इकाई एक और क्या होती है, एडीपी भी होती है। ठीक है भाई, एक ऊर्जा की और क्या इकाई होती है, एडीपी भी होती है। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, एक तो एनर्जी की इकाई कौन सी हो गई, एटीपी। एटीपी का अपना विखंडन होगा तो किस में टूटेगी, एडीपी में टूटेगी। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडीपी को भी और विखंडित करें तो ये किस में टूटेगी, एएमपी में। और एएमपी का पूरा नाम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटीपी बराबर कितनी ऊर्जा होती है, एक एटीपी बराबर कितनी ऊर्जा होती है, तो आप सीधा कहोगे सर 7.3 किलो कैलोरी होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि एक एटीपी के पूर्ण विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो भाई इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है भाई। यदि अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक एटीपी बराबर, सर आपने तो 7.3 किलो कैलोरी बताया है, तो उसमें अंतर कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एटीपी का जब विखंडन होता है किस में होगा, एडीपी में। तो एटीपी जब एडीपी में टूटती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कितनी, 7.3 किलो कैलोरी। और जब एटीपी पूर्ण रूप से विखंडित हो जाती है, ठीक है, तो एटीपी पूर्ण विखंडित, ठीक है भाई, एटीपी पूर्ण विखंडित जब होगी तो एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक है भाई। तो एनर्जी उत्पन्न होती है 18.2 किलो कैलोरी। तो ये आपको शायद कहीं भी आप बायोलॉजी क्लास पढ़ें तो आपको बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन प्राप्त होने की। ठीक है। एक एटीपी बराबर पूछता है तो 7.3 किलो कैलोरी, और अगर पूछता है कि एक एटीपी के पूर्ण विखंडित होने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो 18.2 किलो कैलोरी। ठीक है भाई। तो एटीपी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये भी पूछे कि एटीपी का निर्माण कहाँ पे होगा, तो F1 कण के रूप के द्वारा। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एटीपी का उद्योग कहा जाता है। अब लास्ट अपना पार्ट आता है उपनाम के रूप में अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे सीधा आपका मतलब है कि अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग को थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसका नाम हो जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है भाई। तो ये अर्ध स्वायत्तशासी, तो थोड़ा सा नाम से ही अपना अर्थ निकालने की कोशिश करना। अर्ध मीन्स आधा, स्वायत्त मीन्स स्वयं, शासी मीन्स शासन करने वाला
कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिका का ऐसा कोशिकांग जो अपनी आदि क्रियाओं पर स्वयं का संचालन, स्वयं का शासन रखता है, उसको अपन कहते हैं अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि आप जानते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रो अपना जनरली कोशिका पर कंट्रोल कौन रखता है, तो कोशिका पर कंट्रोल रखने के तौर पे आप सीधा नाम दोगे किसका? केंद्रक का। किसका नाम देते हो? केंद्रक का, यानी कि न्यूक्लियस। क्यों रख पाता है? क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से अपना उपस्थित होता है डीएनए, और डीएनए अपने में पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए। ठीक है, डीएनए मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? केंद्रक में। इसलिए अपनी कोशिका पर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या उपस्थित है? डीएनए। तो अपनी कुछ क्रियाएं जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम होता है। ठीक है, तो इन सभी क्रियाओं पर अपना स्वयं का जो नियंत्रण रखता है वो माइटोकॉन्ड्रिया रख पाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें डीएनए की उपस्थिति है, इसलिए अपनी आदि क्रियाओं पर स्वयं का शासन रखता है। इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। और ये नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया था, क्योंकि अल्टमान ने सबसे पहले इसको खोजा था, तो बायोप्लास्ट नाम दिया था। आगे जब इसका अध्ययन किया गया कि अपनी क्रियाओं पर कुछ नियंत्रण रखती है, तो अल्टमान ने इसके लिए क्या नाम और दे दिया? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, यानी कि अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। तो इस प्रकार भाइयों, तो अपना खत्म होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई, तो जैसे लास्ट क्लास में इसका मैं अपना आधा पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो आधा पार्ट आपके लिए आज कंप्लीट कराया है। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। तो आगे अपना अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कोशिका का अगला पार्ट कौन सा होता है या क्या काम करता है। जैसे कि आप जानते हो, कोशिका में इनके अतिरिक्त बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी काय होता है, रिक्तिका होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, तारक काय होता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो आगे अपना टॉपिक है कोशिका के भागों में नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो नाम आता है इसका गोल्जी काय। गोल्जी काय को इंग्लिश में अपन कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं इसको? गोल्जी बॉडी, या आप इसको कह सकते हो और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मीन्स गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी सम्मिश्र। तो सबसे पहले आपको बात करनी है इसकी खोज। तो गोल्जी काय की खोज की गई वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने। थोड़ा सा यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे वो सभी जानते हैं कि सेल ऑर्गेनल जितने भी हैं उन सभी खोजकर्ता के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ज़्यादातर को अपना एग्जाम के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं इन्हीं खोजकर्ता का नाम याद रखना ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि गोल्जी काय की खोज किसने की? गोल्जी कैमिलो गोल्जी ने। और कैमिलो गोल्जी ने किसमें की? उल्लू की। उल्लू, बहुत सारे उल्लू हैं, बढ़ना जरूरी है। तो कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी गोल्जी काय की उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तंत्रिका कोशिका का नाम आया है। तो तंत्रिका कोशिका, जैसे आपको कोशिका पढ़ाई थी मैंने, खोजकर्ता वगैरह बताए थे, तो उस समय हमने बात की थी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी कि ओस्ट्रिच एग होता है। इसके बाद हमने बात की थी सबसे छोटी कोशिका की माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का दूसरा नाम बताया था आपको पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स फुल फॉर्म बताया था आपको प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कोशिका की खोज के समय कि सबसे बड़ी जो सबसे लंबी जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका का नाम आया तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि हमारे शरीर में, या कोई भी बात करेगी सभी जंतुओं के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है।
तो उस समय आपको थोड़ा बताया नहीं था, थोड़ा सा याद और रखना। यदि पूछा जाए कि सभी जंतुओं में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका किसकी पाई जाती है, तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है अपने जिराफ के गर्दन की, ठीक है। उसकी लंबाई अपने 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो गोल्जी काई की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। और किस में की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। और विशेष बात आपको याद रखना है, पादप कोशिकाओं में, ठीक है भाई। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काई को क्या नाम दिया गया है? तो पादप कोशिकाओं में गोल्जी काई को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काई को क्या नाम देते हैं अपन? लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि गोल्जी काई है क्या, गोल्जी काई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो गोल्जी काई की यदि हम संरचना की बात करें, गोल्जी काई की संरचना, तो गोल्जी काई की संरचना में आपको 3 भाग दिखाई देंगे। 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। 3 भागों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसका एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो गोल्जी काई का एक भाग होता है सिस्टर्नी, दूसरा भाग जो होता है वो होता है इसका जिसको हम कहते हैं वेसिकल, ठीक है। वेसिकल, या आप हिंदी में इसको नाम दे सकते हो नलिका। क्या बोलते हैं इसको? नलिका, ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है इसका अपना वेसिकल होता है, एक तीसरा होता है इसका ट्यूबल्स, ठीक है। ट्यूबल्स होता है, ठीक है। नलिका होती हैं। वेसिकल थोड़ा क्या होता है कि गोलाकार संरचनाएं होती हैं, गोलाकार, ठीक है। और ट्यूबल्स होती हैं नलिकाकार संरचनाएं। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो वेसिकल होती हैं गोलाकार संरचनाएं, ट्यूबल्स होती हैं नलिकाकार संरचनाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर बनाएं। यदि हम गोल्जी काई की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, तो कुछ इस प्रकार आपको गोल्जी काई की संरचना प्राप्त होगी। थोड़ा सा बड़ा हो गया। गोल्जी काई की संरचना कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। ये अपनी संरचना होती है गोल्जी काई की, ठीक है भाई। इस प्रकार संरचना होती है गोल्जी काई की। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना, मैं 3 पार्ट आपको बताएं, सिस्टर्नी होता है, वेसिकल होता है और ट्यूबल्स होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि सिस्टर्नी क्या होता है। मैंने आपको संरचना बताई है, तो यहाँ पे सिस्टर्नी क्या होता है। तो ये जो 3 पार्ट बनाए थे मैंने यहाँ पे, इनको अपन कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये गोल्जी काई संरचना में सिस्टर्नी नामक संरचना होती है। दूसरी चीज वेसिकल क्या होता है। वेसिकल आप बात करोगे यहाँ पे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, गोलाकार संरचनाएं, ठीक है। तो इनको अपन कहते हैं वेसिकल, ठीक है। गोलाकार संरचनाएं होती हैं। और ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, फोल्ड जहाँ पे जो होगी है, इसको कहते हैं अपन ट्यूबल्स, इसको ट्यूबल्स कहते हैं। और ये कैसी संरचनाएं होती हैं? नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार अपने गोल्जी काई की संरचना होती है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कार्य की, कार्य क्या होता है, ठीक है। तो कार्य होता है इसका मुख्य रूप से कोशिका में पदार्थों के आवागमन में सहायक, ठीक है भाई। तो गोल्जी काई जो है मुख्य रूप से कोशिका में पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। इसी कारण गोल्जी काई को एक उपनाम दिया जाता है, इसको कहते हैं हम कोशिका का यातायात प्रबंधक, ठीक है भाई। तो इसी कारण गोल्जी काई को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसका नाम हो जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल,
ठीक है भाई। तो कोशिका में यातायात प्रबंधक का काम करता है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ प्रवेश करते हैं उनका रासायनिक रूपांतरण करने के बाद, और रासायनिक रूपांतरण कहाँ होता है, सिस्टर्नी में होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने का काम किसका होता है, गोल्जी काय का। तो कोशिका के अंदर ये पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक। या आप ऐसे कह सकते हो पदार्थों के जो ट्रैफिक होता है पदार्थों को कोशिका के अंदर उसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। और ये जो अपनी ट्यूबल्स वेसिकल जो होती हैं, ठीक है, वेसिकल क्या है, गोलाकार संरचनाएं होती हैं और इनमें बहुत सारे पदार्थ भरे होते हैं, कुछ में अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, और लास्ट में जाके यही निर्माण कर देते हैं किसका, लाइसोसोम का। ठीक है, लाइसोसोम का निर्माण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाए कि हमारी कोशिका में लाइसोसोम निर्माण करने का काम किसका है, तो लाइसोसोम निर्माण करने का काम किसका होता है, गोल्जी काय का होता है। ठीक है भाई, तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं। पूछा जाए कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय कहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये अपना गोल्जी काय है। थोड़ा सा आप देख सकते हो पूरी स्ट्रक्चर होती है। ये जो अपनी संरचनाएं होती हैं इनको सिस्टर्नी कहते हैं, गोलाकार संरचनाएं जो होती हैं इनको वेसिकल कहते हैं, और ये जो फोल्डेड संरचनाएं होती हैं इसको क्या कहते हैं अपन, ट्यूबल्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना गोल्जी काय होता है। तो जैसे आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया जो आधा पार्ट रचेगा वो आप आज की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, और आगे आपको गोल्जी काय बता चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हो, नमस्ते, ओके। आगे मिलते हैं अपनी नए टॉपिक के साथ, नए अपने सेल ऑर्गेनेल के साथ आगे। थैंक यू।